नमस्कार साथियों एंड वेलकम टू द स्टडी IQ। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बड़े मज़े में होंगे और आज का जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है ना, ये कहीं ना कहीं आपके उस मज़े को थोड़ा बढ़ाएगा ही। क्यों? क्योंकि इसमें नॉलेज का, ड्रामा का, लीगल वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें का एक कॉम्बिनेशन है और कहीं ना कहीं इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी दिखेगा जो कहीं ना कहीं अपीजमेंट कह सकते हैं या फिर एक मिस जजमेंट ऑफ द पॉलिटिक्स कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस डिस्कशन को। अभी रिसेंटली एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है हक, और इसमें कौन है? इमरान हाशमी एंड यामी गौतम। ठीक है, सो इस मूवी के कारण एक पुराना जो इतिहास का पन्ना है जिसका नाम है शाहबानो केस, वो कहीं ना कहीं दोबारा से चर्चाओं में आने वाला है। ठीक है, सो अगर हम इस शाबानो के केस को समझें उससे पहले हमको कुछ एक टर्म्स समझनी पड़ेगी, बिकॉज ये जो शाबानो केस था ये था ट्रिपल तलाक के बारे में। अब ट्रिपल तलाक के बारे में हम जाने कि वो क्या था क्या नहीं था, उसके पहले हमको कुछ एक टर्म्स समझनी पड़ेगी, जैसे हो गया बिद्दत, सुन्नत या इद्दत। ठीक है, सो शरिया जो है बेसिकली इस्लाम का जो कानून होता है, पर्सनल लॉज होते हैं, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि जो डाइवोर्स होता है वो दो तरीके का होता है, जहां पर एक तो होता है सुन्नत और एक होता है बिद्दत। ठीक है, सो जो सुन्नत वाला जो है कानून यहाँ पर होता है, एक टाइप होता है ऑफ द डाइवोर्स। तो ये क्या होता है? थोड़ा सा लिबरल होता है, थोड़ा सा अकोमोडेटिव होता है, और यहाँ पर ये कहीं ना कहीं वुमेन को भी एक राइट प्रोवाइड करता है फॉर द मीडिएशन। ठीक है, और उनको वल्नरेबल स्टेटस में नहीं छोड़ता है। दूसरा जो तलाक बिद्दत होता है, जिसे हम ये भी बोलते हैं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। ठीक है, जो अभी काफी न्यूज में रहा था इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। तो ये जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है वो क्या होता है? तलाक बिद्दत। पहली चीज कि ये इंस्टेंट होता है, दूसरा ये इररेवोकेबल होता है। इररेवोकेबल मतलब कि मानिए कि अगर आज हस्बैंड और वाइफ जो हैं उनके बीच में कोई लड़ाई हुई तो हस्बैंड ने ऐसे कह दिया तलाक तलाक तलाक, सो मतलब मैरिज इज ओवर। वहीं पर ही जो ये तलाक सुन्नत जो होता है इसमें कहीं ना कहीं एक मीडिएशन का स्कोप रहता है और इसमें बोथ हस्बैंड एंड वाइफ को एक मौका दिया जाता है इद्दत पीरियड तक। इद्दत पीरियड मतलब कि कहीं ना कहीं 3 महीने का टाइम होता है, 3 महीने का टाइम पीरियड होता है जिसमें उन दोनों को मौका दिया जाता है कि अगर आप दोनों साथ में वापस रहना चाहते हैं देन यू कैन रिकनसाइल। इसको अगर हम समझे बेसिकली, तो अगर आज भी कोई कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर डाइवोर्स के लिए अपील करता है तो कहीं ना कहीं का ना मीडिएशन या फिर फैमिली कोर्ट बैठती है। जो मीडिएशन के बीच में उसमें क्या डिसाइड किया जाता है कि कहीं ना कहीं जो भी इनके बीच में इश्यूज आ रहे हैं या डिस्प्यूट्स आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करके इस फैमिली को वापस से जोड़ दिया जाए, बिकॉज मैरिज इन इंडिया इज मोर अ सेक्रेड इशू रेदर देन अ लीगल अलायंस। ओके, सो ये जो सुन्नत होता है ये कहीं ना कहीं रिवोकेबल भी होता है विद इन द इद्दत पीरियड, कि मतलब 3 महीने का आपको टाइम दिया है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये ठीक है देन यू कैन कम टुगेदर। ओके, सो बात करते हैं शाबानो जी की। ठीक है, शाबानो जी जो हैं ये कहां पे थी? इंदौर से बिलोंग करती थी, और इंदौर से बिलोंग करने के बाद इनके जो हस्बैंड है, ठीक है, इनके हस्बैंड ने आफ्टर 43 ईयर्स ऑफ द मैरिज इनको क्या दे दिया? 1975 में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे दिया। ठीक है, अब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे दिया वो बड़ी बात नहीं है, बट बड़ी बात क्या हुई कि इनके ऊपर इनके 5 बच्चों की जिम्मेदारी थी। ठीक है, अब जब 5 बच्चों की जिम्मेदारी है और आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे कहीं ना कहीं 60 साल की तो रही होंगी, तो जब 5 बच्चों की जिम्मेदारी है एक वुमेन के ऊपर और अब उसको कहीं से मेंटेनेंस भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जाके मजिस्ट्रेट का दरवाजा खटखटाया। अब जब उन्होंने मजिस्ट्रेट के घर का मतलब मजिस्ट्रेट का या फिर कोर्ट का जो दरवाजा है वो खटखटाया फॉर द लीगल रिलीफ, तो वहां पर एक सेक्शन होता है, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, और अगर बीएनएसएस के अंदर देखा जाए तो अब ये हो गया है सेक्शन 144 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, तो जो ये पर्टिकुलर सेक्शन है इसको वहां पर इन्वोक किया गया। अब थोड़ा सेक्शन को भी समझ लेते हैं। सेक्शन में बेसिकली ऐसा है कि अगर मानिए कि आज मैं कुछ कमा रहा हूं या कुछ अर्निंग कर रहा हूं, तो मेरे जो डिपेंडेंट्स हैं, लाइक मेरे बूढ़े माता पिता हो गए, ठीक है, या फिर कोई वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, ठीक है, तो जो भी मेरे वल्नरेबल सेक्शंस हैं मेरी फैमिली के अंदर जिनकी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरे डिपेंडेंट्स हैं, उनको मैं अबेंडन करके नहीं छोड़ सकता हूँ। उनका मुझे कहीं ना कहीं मेंटेनेंस या फिर कहीं ना कहीं उनका ध्यान रखने के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट या फिर कुछ प्रोविजंस उनके लिए करके रखने पड़ेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, तो वहां पर क्या बोलता है ये सेक्शन? इसको मैंडेट करता है लीगली कि ताकि उनको अबेंडनमेंट फील ना हो। ठीक है, दूसरी चीज, जब ये केस आया यहाँ पे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इस शाहबानो केस के अंदर जजमेंट सुनाया कि ₹25 पर मंथ, ठीक है, 25 रुपए पर महीना जो है वो एक मेंटेनेंस के रूप में शाहबानो जी को दिया जाएगा। बट इनके जो हस्बैंड है वो कहीं ना कहीं खुद भी एक लॉयर थे। उन्होंने इसको चैलेंज कहां कर दिया? उन्होंने चैलेंज कर दिया इसको एमपी हाई कोर्ट में।
क्योंकि इंदौर का मामला था, जाहिर सी बात है कि भाई एमपी के अंदर ही आएगा। तो जब एमपी कोर्ट के अंदर ये पूरा का पूरा मुद्दा आया तो एमपी कोर्ट ने उनके हस्बैंड की सुनने के बजाय इस पूरे मैटर के अंदर शाहबानो जी का जो रिलीज है, मतलब जो रिलीफ है, उसे और भी बढ़ा दिया। रिलीफ कैसे बढ़ाया गया कि जहां पर इन्होंने 25 रुपए कहा था तो इन्होंने बोला 25 रुपए थोड़ा सा कम है भाई साहब, एक काम करो इसको बढ़ा ही दो, ठीक है। इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 179 रुपीज पर मंथ के हिसाब से इसको कर दिया गया, ठीक है। अब जब ये रिलीफ मिला तो उसके बाद अब ये जो मुद्दा था ना, ये मुद्दा कहीं एक हस्बैंड वाइफ का नहीं बना, ये मुद्दा बन गया लॉ वर्सेस पर्सनल लॉ, गवर्नमेंट वर्सेस अ लिबर्टी ऑफ द पर्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप, ठीक है। तो अब जब ये मुद्दा कहीं ना कहीं तूल पकड़ने लगा तो थोड़ा सपोर्ट मिला, तो ये कहां पे चले गए, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे जो जज हुआ करते थे वो काफ़ी फेमस थे, है ना, जो हमारे डीवाई चंद्रचूड़ हैं, उनके जो पिताजी हैं वाईवी चंद्रचूड़, ठीक है, वो उस टाइम पे जो है वो जज हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के। और पूरी जो बेंच है उसने यूनानिमसली ये डिसीजन सुनाया, यूनानिमसली मतलब कि कहीं ना कहीं एक मत के साथ ये डिसीजन सुनाया दैट जो शाहबानो जी है ना, इनको अपने पति से मेंटेनेंस मिलना चाहिए, ठीक है। और जो ये मेंटेनेंस मिलेगा ये थ्रू आउट द लाइफ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये 3 महीने के इद्दत पीरियड के लिए ही मिलेगा, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये तर्क दिया जा रहा था कि ये जो इद्दत का पीरियड है ना, ये जो 3 मंथ का इद्दत का पीरियड है, इसी टाइम में मेंटेनेंस दिया जाता है, इसी टाइम में मेंटेनेंस का प्रोविजन है, बाकी ऐसा कोई मेंटेनेंस का प्रोविजन होता नहीं है। बट कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये कहा कि भाई यहां पर सिर्फ 3 महीने की बात नहीं है, यहां पर एक इंसान की बात हो रही है, इंसान की लाइफ 3 महीने से ज्यादा होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 महीने से ज्यादा ही उनको सस्टेनेंस के लिए पैसा देना पड़ेगा और थ्रू आउट द लाइफ आपको इसमें पैसा देना पड़ेगा। बट जब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक प्रेशर बढ़ा। प्रेशर किसका बढ़ा, ऑर्थोडॉक्स जो सेक्शन है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इस पूरे जजमेंट का विरोध कर रहे थे, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर पड़ना चालू हुआ। अब देखिए जब प्रेशर बढ़ता है ना तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति होता है या फिर जो सरकार होती है वो कुछ एक गलत या इंपल्सिव डिसीजंस भी ले लेती है। क्यों, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, अब क्या करेंगे, अगले साल चुनाव है, 2-3 साल बाद चुनाव है, तो कहीं जीतना तो सबको है ना, तो थोड़ा सा ये फैक्टर हो सकता है, थोड़ा सा जो मामला कहीं उग्रता पकड़ रहा था ना, थोड़ा सा मतलब रेडिकलाइज हो रहा था मामला, थोड़ा ये लग सकता था कि भाई कुछ राइट्स हो सकते हैं या फिर कुछ मामला खराब हो सकता है, तो उसके चक्कर में गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने एक नया लॉ लेकर आई इस पर्टिकुलर केस के कारण। ये लॉ क्या था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट, ठीक है। तो ये एक्ट लेकर आए। अब इस एक्ट में ऐसा क्या बोला, इस एक्ट में प्राइमरीली 2 चीजें बोली गई। पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था ना उसे ही पलट दिया गया। जजमेंट क्या था सुप्रीम कोर्ट का, कि आपको 3 महीने से नहीं, इंसान की लाइफ पूरी जिंदगी की है तो पूरी जिंदगी ही आपको मेंटेनेंस देना है। यहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो 3 मंथ का इद्दत पीरियड है ना, इसी टाइम में आपको क्या करना है, सारा का सारा इनको मेंटेनेंस वगैरह जो भी है इसी टाइम तक देना है। दूसरा, कहीं ना कहीं वुमेन के सपोर्ट में भी एक प्रोविजन रखा। प्रोविजन क्या था कि अगर हस्बैंड कहीं ना कहीं फेल हो जाता है इस पूरे मेंटेनेंस को देने के चक्कर में, ठीक है, वो नहीं दे पाता है कि उसकी मतलब उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो दे पाएगा। तो यहां पर क्या था कि जो रिलेटिव्स हैं उनके ऊपर एक बर्डन आ जाएगा कि ना, रिलेटिव्स जो हैं वो अब उस मेंटेनेंस को पे करेंगे, ठीक है। अब जब ये केस आया, ठीक है, इसके बाद ये एक्ट आया, तो इस एक्ट से ना दोनों ही पक्ष कहीं ना कहीं नाराज हो गए, हिंदू एज वेल एज मुस्लिम्स। जो हिंदू सेक्शन था या फिर जो नॉन मुस्लिम सेक्शन था उसको कहीं ना कहीं ये लगने लगा दैट गवर्नमेंट इज फेवरिंग मुस्लिम्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द अपीजमेंट पॉलिटिक्स। दूसरी तरफ जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको भी कहीं ना कहीं ये फील होने लगा दैट गवर्नमेंट, देखिए सुप्रीम कोर्ट के लिए ना एक सैक्रोसेंट भावना है अपने देश के अंदर सभी के लिए कि सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है ना वो सब कुछ सही है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि मतलब एक जॉली एलएलबी का एक ना डायलॉग भी होता है कि जब आपकी कोर्ट मतलब पुलिस नहीं सुनेगी, प्रशासन नहीं सुनेगा, तो आपकी कौन सुनेगा, कोर्ट सुनेगा, ठीक है। तो कोर्ट की कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर थोड़ी सी इज्जत है आज भी सब इंडियंस के। तो कोर्ट का तो फैसला फिर भी लोगों ने पचा लिया था। बट जब यहाँ पर लेजिस्लेचर ने थोड़ा सा इंटरवेंशन चालू किया इस पूरे मुद्दे के अंदर,
तो वहां पर जो सेंटिमेंट ऑफ पीपल है ना, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो भी कहीं ना कहीं आहत हो गया कि कोर्ट का तो ठीक है हम देख लेंगे यार, कोर्ट का है, एक केस का मामला हम देख लेंगे, इसको एक प्रेसिडेंस की तरह आगे फॉलो कर लेंगे, बट व्हाई आर यू लेजिस्लेटिंग ऑन आवर मैटर्स? कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आपके पर्सनल लॉज जो हैं वो आपको पूरे राइट्स मिलेंगे, वहीं पर ही आप एक नया लॉ भी बना दे रहे हो एक पर्टिकुलर मैरिज के सेक्शन में, ठीक है। तो इस कारण से क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कहीं ना कहीं सरकार से नाराज हो गए। अब सरकार को आना है, वोट चाहिए, बट इनडायरेक्टली अगर इसको देखो, डायरेक्टली ना भी बोलें, ठीक है, क्योंकि ना आपको पूरी सच्चाई पता ना मुझे पूरी सच्चाई पता, बट जो लाइन ऑफ इवेंट्स चलता है ना, उस लाइन ऑफ इवेंट्स में कहीं ना कहीं वो लीड करके किसको चला गया, वो चला गया बाबरी मस्जिद वाले को, जो मैटर था उसको, ठीक है। बाबरी मस्जिद को कैसे किया वो मैटर, कि कहीं ना कहीं ये लगने लगा दैट अब अगर सेंटिमेंट हमारे खिलाफ है तो सेंटिमेंट को हमारे पक्ष में लाने के लिए क्या कर दिया गया, बाबरी मस्जिद के दरवाजे खुलवा दिए गए, ठीक है। एंड इट्स रिकॉर्डेड फैक्ट दैट आफ्टर द शाह बानो, ठीक है, एक रामचंद्र गुहा की एक बुक है इंडिया आफ्टर गांधी, उसके अंदर ये अच्छे से पूरा इंसिडेंट समझाया हुआ है दैट शाह बानो जो केस है, इसके बाद कहीं ना कहीं एक लीड मिली किसको, बाबरी मस्जिद वाले इशू को, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो शाह बानो वाला केस है, ठीक है, इसने कहीं ना कहीं अपीजमेंट पॉलिटिक्स का थोड़ा सा रूप लिया। अपीजमेंट जैसे ही खत्म हुई तो अपीजमेंट के बाद ये क्या चला गया, एक नए अपीजमेंट या फिर जो ना एक कम्युनल एंगल की तरफ ये चला गया, जो क्या था, बाबरी मस्जिद, ठीक है। उस वाले मुद्दे की तरफ ये चला गया, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। नाउ अब जंप करते हैं सीधे कब, 2001 के अंदर। 2001 के अंदर एक ग्रेट इंसान है जिनका नाम क्या है, दानियाल लतीफ़ी, ठीक है। सो दानियाल लतीफ़ी कौन है, दानियाल लतीफ़ी थे शाह बानो केस के अंदर शाह बानो जी के जो लॉयर थे वो, ठीक है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये जो एक्ट था ना, इस एक्ट का ये जो सेक्शन था, ये जो 3 महीने वाला जो प्रोविजन है, इसको कहीं ना कहीं चैलेंज कर दिया। चैलेंज कैसे किया कि सर एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि देश के अंदर सभी लोग बराबर हैं, ठीक है, वहां पर जब फायदा देने की बात आती है तो आप क्या कह देते हो कि बाकी जो वुमेन है, बाकी कम्युनिटीज की, उनके लिए तो अलग प्रोविजन है, बट जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए थोड़ा सा अलग प्रोविजन है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो आपने यहां पर जो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी है ना, इससे वुमेन को बाहर ही निकाल दिया है पूरे तरीके से। सो मतलब वुमेन के पास क्या, मुस्लिम वुमेन के पास इतना भी राइट नहीं है कि वो अपना कहीं ना कहीं एक हक मांग सके, ठीक है, जो इस मूवी का टाइटल भी है कहीं ना कहीं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या है, अपना एक हक मांग सके, या फिर एक एक चीज बता सके कि दिस इज माई राइट, प्लीज प्रोवाइड मी दैट, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी है ना, इसके और इस सेक्शन के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का केस हुआ, दानियाल लतीफ़ी। अब वहां पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ये जजमेंट दिया बेसिकली कि ऐसा नहीं है कि ये लॉ गलत है, ठीक है। पहली चीज ये कि ये लॉ गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने माना दैट द गवर्नमेंट हैज दिस राइट कि वो इस तरीके का लॉ बना सकती है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं बताया इसको। दूसरी चीज कहीं ना कहीं ये बोली गई कि ये जो प्रोटेक्शन है ना, ये प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, ये कहीं ना कहीं वुमेन को भी मिला है ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, कि वो अलग नहीं है, अगर वो चाहें तो इसको भी अवेल कर सकते हैं। बट ये केस आ गया 2001 में। अब 2017 के अंदर कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। तो पहले शाह बानो थी और इस बार कौन आ गई, साहिरा बानो आ गई, ठीक है। वही केस तलाक बिद्दत का, ठीक है, इंस्टेंट तलाक दे दिया गया, और इस टाइम तक ना, इस टाइम तक आते आते थोड़ा एक मैल प्रैक्टिस भी एक चालू हो गई थी, जो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के जो वेल लर्नेड पीपल हैं उन्होंने भी इसको कहीं ना कहीं मना किया दैट हम भाई तलाक सुन्नत को हम प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोगों को जोड़ने की बात करती है। बिद्दत इज नॉट जस्ट अ मेथड ऑफ डाइवोर्स, इट इज अ मेथड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इंस्टेड, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, जो ये वाला केस है इस टाइम तक क्या चालू स्टार्ट होने क्या लग गया था बेसिकली यहाँ पे, कि जो मोबाइल फोन है, एक लेटर है, ठीक है, उससे भी तलाक 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 लिख के भेज दिया जाता। मतलब सोचिए कितना इनह्यूमेन होता है किसी इंसान के लिए दैट यू हैव मैरिड समवन, और जो सामने वाला है वो कहीं ना कहीं तुम्हें एक टेक्स्ट मैसेज पर ही भेज के क्या बोल रहा है, तलाक तलाक तलाक, एंड इट्स ओवर फॉर यू। ना आपको कोई मेंटेनेंस मिलेगा, ना आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगा, एंड यू आर अबेंडेंड, ठीक है। सो इस केस के अंदर चैलेंज किया गया इस पूरे प्रैक्टिस को, और जब इस केस के अंदर इसको प्रैक्टिस को चैलेंज किया गया तो 3:2 की एक बेंच बैठी। 3:2 से इस बेंच ने क्या बोला दैट दिस कंप्लीट प्रैक्टिस ऑफ तलाक बिद्दत ना, और द इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर,
ठीक है। अब जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप किसी चीज को कहोगे तो उसके पीछे कुछ ग्राउंड्स भी तो बताओगे, अपनी रीजनिंग भी तो दोगे। तो रीजनिंग इन्होंने यहां पर क्या दी, सबसे पहले रीजनिंग थी दैट इट वायलेट्स द आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 का मतलब क्या, दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, दिस इज नॉट अ एसेंशियल प्रैक्टिसेस, दिस डज नॉट कम अंडर द असेंशियल प्रैक्टिसेस। देखिए असेंशियल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है, एक काफी फेमस केस हुआ था जिसका नाम क्या है, शिरूर मठ केस। ठीक है, अब जो ये शिरूर मठ केस आया था ना, इस शिरूर मठ के अंदर क्या बताया था कि जैसे कि कुछ एक रिलीजन्स की ना प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है, जैसे कि कहीं होता है कि भाई कलेवा बांधना, ठीक है, मतलब ये डोरा बांधना लाल वाला, कहीं होता है कि टीका लगाना, ठीक है, कहीं जो होता है कुछ और अपने प्रैक्टिसेस होते हैं, पूजा पाठ करना, कुछ भी होता है। तो कुछ एक ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं हर रिलीजन में जिसके बिना वो रिलीजन रिलीजन बचेगा ही नहीं, वो सिर्फ एक नाम बचेगा। ठीक है, तो अगर उन्हीं प्रैक्टिसेस को हम बंद कर देंगे तो रिलीजन किस नाम का बचा। तो इस चीज को आगे कभी कोई दिक्कत ना आए, इसलिए एक शिरूर मठ केस के अंदर क्या बोला गया कि एक एसेंशियल प्रैक्टिसेस का डॉक्ट्राइन लाया गया। इस डॉक्ट्राइन के अंदर क्या था कि ऐसी जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं जो किसी रिलीजन के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उनको हमें किसी भी तौर पे बचाना है ताकि उस रिलीजन का जो आइडेंटिटी है ना, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी, वो बचा रहे। नाउ यहां पर क्या बोला गया कि जो तलाक बिद्दत है ना, ये इसका एसेंशियल प्रैक्टिसेस नहीं है इस्लाम के अंदर, कि ऐसा नहीं कि अगर आप इसको हटा दोगे तो कहीं ना कहीं इस्लाम जो है या फिर उसका जो सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर कहीं ना कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, वो जैसा है वह चलता रहेगा। नाउ तीसरी चीज थी यहाँ पे आर्बिट्री एंड ऑपरेसिव। आर्बिट्री कैसे, कि आपके पास कोई रीजनिंग ही नहीं है, बोला गया कि भाई आप बता दीजिए ना कि ना आपको मतलब लिखा हुआ है, अगर कुरान में कहीं लिखा हुआ है तो उसका आप सिग्निफिकेंस दिखाइए। क्यों, क्योंकि कुरान तो जो ये कोर्ट, यही वाला केस था ना जो शाहबानो केस, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं ना कहीं ये बताया गया था कि कुरान के वर्सेस को रीड किया गया था जस्ट टू प्रूव कि ये जरूरी है या नहीं है। ठीक है, तो एक तो क्या है कि ये आर्बिट्री है इसका कोई और थ्योरी नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, कोई रीजनिंग ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। दूसरी चीज, ये ऑपरेसिव है। ऑपरेसिव कैसे, कि आपने एक दिन पहले तक या फिर कुछ मिनट पहले तक तो किसी इंसान की सारी जिम्मेदारी ले रहे हो, उसके लिए सब कुछ बन रहे हो, बट अगले ही सेकंड यू आर नथिंग टू देम। ठीक है, और आपने उनको क्या कर दिया, अबेंडन कर दिया। ठीक है, नाउ जब ये केस आया 2017 में और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया, तो इसके बाद क्या किया गया, सरकार को भी निर्देश मिला दैट यू नीड टू पास अ पर्टिकुलर एक्ट, क्योंकि इस तरीके के इंसिडेंट्स काफी बढ़ने लग गए थे लगातार, एक के बाद एक काफी सारे इंसिडेंट। और जो मैंने बताया कि मैसेज के थ्रू या फिर किसी और तरीके से, इस तरीके से भेज के तुरंत तलाक दे दिया जाता था। तो इसमें क्या है, सरकार ने पहले तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आया, ऑर्डिनेंस के बाद इस एक्ट को भी पास करवा लिया गया। अब इस एक्ट के अंदर कुछ ना 3 प्रोविजंस हैं, बेसिकली मेजर 3 प्रोविजंस हैं। सबसे पहला तो है कि जो तलाक बिद्दत है ना, इसको इन्होंने क्रिमिनलाइज कर दिया। क्रिमिनलाइज कैसे, कि यहां पर 3 ईयर्स की जो है इम्प्रिजनमेंट होगा अगर आप ट्रिपल तलाक के मेथड से किसी को तलाक देते हो तो। ठीक है, दूसरी चीज, यहां पर जो मजिस्ट्रेट है ना, उसको एक पावर दी गई कि वो तय करेगा कि कंपनसेशन कितना होगा। ठीक है, कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, कंपनसेशन क्या होगा, वो कौन तय करेगा, अपना मजिस्ट्रेट तय करेगा। तीसरी चीज यहां पर यह है कि जो चिल्ड्रन की कस्टडी है, अनटिल एंड अनलेस ऐसा कुछ बहुत ही बड़ा मुद्दा नहीं है, तब तक वो किसको मिलेगी, वो मिलेगी आपकी किसको, मदर को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये पूरा समअप कर दिया गया है यहां पे। अब जब ये केस हुआ ना, मतलब ये जो सायरा बानो हुआ, देन इसके बाद ये मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन वाला एक ये लाया गया प्रोविजन, तो कहीं ना कहीं एक डिमांड उठनी चालू हुई कि ये तो आपने सिर्फ एक रिलीजन के लिए किया है, और भी रिलीजन्स हैं जहाँ पे क्या पर्सनल लॉज हैं, ये तो सिर्फ पर्सनल लॉज का एक छोटा सा मुद्दा है जहाँ पे वुमेन के साथ थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जिसको आपने क्योर कर दिया। बट ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। ठीक है, तो कानून जो है, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। तो एक मुद्दा उठा जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की लगातार अपने देश के अंदर जो है कहीं ना कहीं मांग बढ़ने लग गई। अब समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और उसका वुमेन पे इंपैक्ट क्या होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो होते हैं डीपीएसपी, ठीक है, नीति निदेशक तत्व जिन्हें बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, तो यूसीसी जो है वो उसके अंदर आता है, आर्टिकल 44 जो है इसमें। अब जो वुमेन है ना, वुमेन एक वल्नरेबल सेक्शन है कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर। अगर यूसीसी आएगा तो कहीं ना कहीं उनके राइट्स के ऊपर बातें होनी चालू हो जाएंगी। कैसे, कि देखिए अगर पर्सनल लॉज के हिसाब से जाए तो वुमेन के लिए एज सच कोई स्पेशलाइज प्रोविजन नहीं है कि उनको हक मिलेगा या राइट मिलेगा। ठीक है, जो मतलब
पापा है, पापा से बेटा, बेटे से पोता, इस तरीके से जो इनहेरिटेंस है हमारे देश में वो बताई गई है। ऐसा नहीं कि बेटी को भी कुछ मिल जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब ये इस तरीके से चीजें आएंगी तो यहां पर एक तो इनहेरिटेंस जो राइट्स हैं इनके वो सिक्योर होंगे। दूसरी चीज जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है ना, जैसे कि चलिए हमने माना कि ये एक पर्टिकुलर एक केस था, ठीक है, तलाक मतलब ट्रिपल तलाक वाला, तलाक बिद्दत वाला, बट ऐसे और भी कई सारे प्रैक्टिसेस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हलाला आप कह सकते हैं, निकाह हलाला, ठीक है, ये भी एक टैबू है, ठीक है, ये भी एक मेल प्रैक्टिसेस है जो कहीं ना कहीं फॉलो होता है। तो इस तरीके के जो केसेस हैं इन सबको क्या है कम करने के लिए, ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को खत्म करने के लिए क्या है, ये यूसीसी हमारा कहीं ना कहीं ज़रूरी है। और थोड़ी बहुत इसमें प्रैक्टिस स्टार्ट हो भी गई है। जैसे कि अगर बोला जाए कि जो पोर्चुगीज़ हैं, पोर्चुगीज़ के टाइम से यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा के अंदर था, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके मिलता जुलता एक जो प्रोविजन वाला, सिद्धांत वाला एक जो एक्ट है वो कहीं ना कहीं गोवा में था। बट जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर भी अभी अभी 2024 के अंदर इन्होंने क्या किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को कहीं ना कहीं लेकर आए हैं ये। नाउ देखिए, ये तो हो गई सारी लॉ की बात या फिर बाकी सब चीज़ें। बट देखिए, जब भी ऐसी कोई मूवी आती है ना, या फिर ऐसा कोई प्ले आता है, मूवी आती है ना, जो कहीं ना कहीं किसी रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ बात कर रही होती है या फिर किसी सेंसिटिव इश्यूज़ पे बात कर रही होती है, तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं है ना एक तलवार लटकने लगती है प्रोटेस्ट की, सेंसरशिप की, या फिर उस आवाज़ को दबा देने की। देखिए, एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर जिस तरीके से आप अपना कोई विचार खुल के रख सकते हैं, मैं अपना कोई विचार खुल के रख सकता हूँ या फिर कोई और रख सकता है, तो कहीं ना कहीं हमें फिल्म मेकर्स को भी अनटिल एंड अनलेस वो कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत नहीं कर दे रहे हैं, ठीक है, उनको भी हमें कहीं ना कहीं एक लिबर्टी देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम सामने वाले के जो एक्सप्रेशन है उसको सप्रेस करने की बात करेंगे ना, तो देखिए ये जो सेंसरशिप की तलवार होती है ना, ये दो धारी होती है। ये अगर सामने वाले पे कभी चल रही है तो पलट के मुझ पर भी आएगी, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेंसरशिप होती है, इट्स अ पावर, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे राइट्स अगर सिक्योर हैं तो सामने वाले के भी हम करके रखें, ठीक है। सामने वाले के भी जो आर्टिस्टिक फ्रीडम है या फिर जो होता है ना कि बोलते हैं कि आज़ादी, उसके मतलब एक्सप्रेशन की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो होती है, उसका भी हमें कहीं ना कहीं समर्थन करना चाहिए, ठीक है। सो in concluding remarks of this particular session, core word is tolerance, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं that I have rights, ठीक है, I should have rights to present something, I should have right to expression, so I need to respect the others rights also। और ये भी देखना पड़ेगा, एक वॉल्टेयर हुए हैं, काफ़ी बड़े मशहूर थिंकर हुए हैं, जिनका एक स्टेटमेंट है, I may not agree with what you say, but I will prevent till my death your right to say so। कि भले ही आप कुछ अच्छा बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, मुझे पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट अगर कोई आपके उस राइट को भी, कि आप कुछ बोल पाएं या ना बोल पाएं, उस राइट को भी अगर कोई दबाएगा तो मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा सर, ठीक है। सो जब इस तरीके की टॉलरेंस की भावना हमारे अंदर आती है ना, कि अपने से जो अलग विचार हैं उनके लिए भी हम कहीं ना कहीं सिंपैथी रखते हैं, या फिर उनको हम तोड़ने की या फिर उनको दबाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम किसकी तरफ मूव कर जाते हैं, हम मूव कर जाते हैं एक मैच्योर सोसाइटी की तरफ। और आज तक आप देखेंगे कि जो भी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करी है, वो मैच्योर ही सोसाइटीज़ हैं, चाहे आप नॉर्वे, स्वीडन, कोई भी ले लीजिए, जो भी ये प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ है ना, ये मैच्योर हो चुकी हैं, यहाँ पे टॉलरेंस, अकाउंटेबिलिटी, ऐसी सारी भावनाएं आ चुकी हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे लेक्चर को, इस पूरे केस को, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। और अगली बार मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।